अगला क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 नैनोमीटर इन एसआई यूनिट में इसका निकालना है। अब देखो वन डायमेंशनल बॉक्स जब भी दिया रहता है और अगर मेंशन नहीं किया रहता है सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक, तो हम उसको हमेशा एसिमेट्रिक कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? एसिमेट्रिक कंसिडर करेंगे। अब एसिमेट्रिक के लिए अगर एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 m l स्क्वायर, जहाँ पे जो एन है, एन होता है एनर्जी लेवल, एच होता है प्लांक कांस्टेंट, एम होता है मास और एल क्या होती है? लेंथ होती है बॉक्स की। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो लेंथ होती है वो हमेशा मीटर में होती है, लेंथ मीटर में होती है, लेकिन इसने लेंथ किस में दी है? इसने लेंथ दी है नैनोमीटर में। तो हम यहाँ पे इस नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। हमें पता है 1 नैनोमीटर इक्वल क्या होता है? 10⁻⁹मीटर। 1 मीटर इक्वल 10⁻⁹ होता है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल क्या होगा? 10⁻⁹मीटर। अब इस वैल्यू को एल की जगह रखेंगे, तब ये मीटर में रहेगी। ठीक हो गया। अब आगे अगर बढ़े तो आगे देखो क्या है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास ठीक ही है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एनर्जी इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 m l स्क्वायर। इसमें रखते हैं एनर्जी। ग्राउंड स्टेट कहाँ है? ग्राउंड स्टेट का है तो एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 1 रहती है, 1 द स्क्वायर, और फिर उसके बाद h⁻² और 8 को एज इट इज़ रखेंगे। एम को उसने एम ही कहा है, मास को एम ही कहा है, तो एम ही रखेंगे। अब एल की वैल्यू दे रखी है, तो एल की वैल्यू कितनी दी है? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो क्या हो गया? 10⁻⁹मीटर। तो इसको हम मीटर में ही रखेंगे। और एल क्या है? एल का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर लेंगे। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 द स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, एच स्क्वायर ही रहेगा। इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा। अब 8 m की जगह 8 m ही लेंगे। अब देखो अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा? 10⁻⁻18 हो जाएगा। 10⁻⁻18 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई में है। अब इस 10⁻⁻18 को अगर मैं ऊपर ले जाती हूँ तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखना क्या आता है। 10⁻⁻18 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा? एच स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10⁻⁻18। 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और अपॉन में सिर्फ रहेगा 8 m। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको हम अपने ऑप्शन में ढूंढेंगे। क्या है? एच स्क्वायर इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 8 m। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं। देखो क्या आ रहा था? एच स्क्वायर इंटू 10⁻18 अपॉन 8 m। 10⁻⁻18 तो नहीं लिखा था ना, क्योंकि अगर वो ऊपर जाएगा तो माइनस का जो 18 हो जाएगा वो क्या होगा? प्लस का 18 हो जाएगा। सॉरी, इधर माइनस का 18 नहीं रहेगा, इधर क्या होगा? प्लस का 18 रहेगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 18 तब था जब वो नीचे था, अगर ऊपर जाएगी ये वैल्यूज़, अपॉन के ऊपर जाएगी तो ये प्लस की 18 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? एच स्क्वायर इंटू 10⁻18 अपॉन 8 m। तो अब इसको हम चेक कर लेंगे अपने ऑप्शन में। देखो एच स्क्वायर इंटू 10⁻18 अपॉन 8 m, यही क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन ऑटो रेडियोग्राफी इन मॉडर्न बायोलॉजी। ऑटो रेडियोग्राफी में जो आइसोटॉप यूज होता है वो है 1H3। इसको कहीं पे ट्राइट्रियम भी दिया होगा। ट्राइट्रियम हमें पता है 1H3 को ही ट्राइट्रियम कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से भी ये दिया होगा, 3 नहीं भी लिखा होगा तब भी हम देख लेंगे कि ये हमारा ट्राइट्रियम दिया है, यानी कि हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप दे रखा है। आगे है फर्स्ट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फर्स्ट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फर्स्ट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है 43 टेक्नीशियम 99। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम
92U235 इज bombarded with which of the following for a nuclear fission bomb। पहले मैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूरेनियम की लिख के दिखा देती हूँ। यूरेनियम की न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या होता है, यूरेनियम में बॉम्बार्डिंग होती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 n 1 से। फिर उसके बाद जब यूरेनियम में नाइट्रोजन न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग होती है, तो यूरेनियम में न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग से हमारे क्रिप्टॉन बनते हैं, बेरियम बनता है। क्रिप्टॉन और बेरियम बनेगा 3 के अमाउंट में, और न्यूट्रॉन जनरेट होंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है ये इस रिएक्शन के दौरान। अब यहाँ पे पूछ क्या रखा है, ये पूछ रहे हैं कि इस यूरेनियम के जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है इस उसमें इस यूरेनियम पर किसकी बॉम्बार्डिंग की जाती है, किस पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की जाती है। तो यहाँ पर किसकी बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की। तो आंसर क्या रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन की बॉम्बार्डिंग नहीं होती है, हीलियम की भी नहीं होती है, यानी कि अल्फा पार्टिकल की भी नहीं होती है, और ड्यूटेरियम की भी नहीं होती है। आंसर हमारा है न्यूट्रॉन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव नॉन मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियाई। देखो नॉन मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियाई वो होगा जिसके आई यानी कि स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, और जिसके आई की वैल्यू ज़ीरो होगी वो मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियाई होगा, और जिसके आई की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी वो नॉन मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियाई होगा। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू चेक करते हैं। आई की वैल्यूज़ के लिए देखना है, अगर हमें जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिए हैं वो अगर दोनों इवन है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों अगर इवन है, ध्यान रखना अगर दोनों इवन होंगे, तो इस केस में दोनों इवन अगर होंगे तो जो आई की वैल्यू है ज़ीरो होगी। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑड हो गया, कोई भी एक क्या होगा, ऑड होगा, तो आई कोई भी एक ऑड या दोनों अगर ऑड होंगे तो इस केस में आई की वैल्यू ज़ीरो नहीं रहेगी, और आई की वैल्यू ज़ीरो नहीं रहेगी तो वो क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियाई होगा। चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 8 इवन है, 16 इवन है, इसका मतलब ये तो नॉन मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियाई नहीं होगा क्योंकि इसके आई की वैल्यू ज़ीरो होगी। 6 इवन है, 12 इवन है, तो इसकी भी आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर थर्ड में चेक करते हैं। 16 इवन है, 32 इवन है, ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है क्योंकि ये इवन आ गया। देखो यहाँ पे ये तो ऑड है, ये तो जो लिथियम है वो हमारा नॉन मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियाई होगा, लेकिन पूरा पेयर पूछा है, पेयर में सल्फ़र को भी कंसिडर करेंगे तो सल्फ़र का नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद नीचे चेक कर लेते हैं। नीचे कार्बन 13 दिया है, ये तो होगा, लेकिन हीलियम 2 हीलियम 4 ये नहीं होगा, इसका मतलब ओवरऑल आंसर ये भी नहीं होगा। अब यहाँ चेक करते हैं। नाइट्रोजन 7 14 ये होगा क्योंकि 7 ऑड है। 1H2 1 ऑड है, तो ये भी होगा, इसमें दोनों है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब। इसमें कौन यूज होता है, थर्मोन्यूक्लियर जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है या थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब होता है, इसमें क्या यूज होता है। तो लिथियम ड्यूटेरियम जो सबसे पहले दिया है ये यूज होता है। ड्यूटेरियम सिंगल यूज नहीं होता है, ट्राइट्रियम यूज नहीं होता है, और लिथियम सिंगल यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है, लिथियम ड्यूटेरियम। अगला है द न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया। तो ये डेवलप किया है नील्स बोर एंड जे व्हीलर ने। किसने, नील्स बोर एंड जे व्हीलर ने। और बाकी इसके जो ऑप्शन जितने भी दिए हैं सारे इनकरेक्ट होंगे, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल विच डज नॉट शो ईएसआर स्पेक्ट्रम। ईएसआर स्पेक्ट्रम कौन शो नहीं करेगा। अब ईएसआर यानी ईएसआर ईपीआर बोलो या ईएसआर बोलो एक ही बात है। ईएसआर कौन शो करता है, ईएसआर स्पेक्ट्रा वो शो करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे देख लें। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है FeCN6 टू माइनस। FeCN6 2 माइनस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो Fe है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Fe+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा D4। अब D4 होगा तो इसके जो डी के चार चार इलेक्ट्रॉन है उनको फिल करेंगे। अब क्योंकि
स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस तरीके से फिल करेंगे। अब यहाँ पे फिल करें, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 4 हैं तो देखो 1 2 3। अब क्योंकि Cn है, Cn यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो यहाँ पे पेयरिंग पहले होगी। ये हो गया 4। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये तो ESR स्पेक्ट्रा शो करेगा। इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं है। देखो ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कि हम इस नॉट को नेगलेक्ट कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। हम पढ़ते हैं नॉट सो ESR स्पेक्ट्रा और फिर हम भूल जाते हैं कि ये नॉट था भी करके, और हम ये देखते हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ESR स्पेक्ट्रा है तो आंसर भी है, ऐसा कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। नॉट है तो बिल्कुल इसको अंडरलाइन कर लो, वहाँ पे लिख लो कि नहीं, हमें ये देखना है कि किसमें नहीं है। आगे बढ़े, आगे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में इसका हो गया, इसको इरेज कर देती हूँ। ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन की अगर मैं O2 है, O2 की अगर मॉलिक्यूलर डायग्राम की बात करें तो O2 का मॉलिक्यूलर डायग्राम इस तरीके से होगा। सिर्फ P वाले की बात करते हैं तो P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के? 4, P4। अब यहाँ पे sp मिक्सिंग इसमें नहीं होती है तो पहले सिग्मा होगा, फिर पाई के 2 होंगे, फिर पाई के 2 पाई स्टार के होंगे, फिर सिग्मा स्टार के होंगे। अब ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इधर है, 4 इधर है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है O2 का मॉलिक्यूलर डायग्राम। O2 का मॉलिक्यूलर डायग्राम ये है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वहाँ पे ESR स्पेक्ट्रा या EPR स्पेक्ट्रा, वो जो कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा, कुछ भी होगा, वो क्या करेगा? ESR या EPR स्पेक्ट्रा शो करेगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो O2 भी ESR स्पेक्ट्रा शो करेगा, यानी कि O2 भी हमारा आंसर नहीं है। अगला देखें, नेक्स्ट है NO2। NO2 की बात करें, NO2 NO2 में देखो इस तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर डायग्राम इसका टफ पड़ता है। जब पॉली एटम की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाना थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो इसका हम इजीली देख सकते हैं। इजीली कैसे देख सकते हैं? देखो नाइट्रोजन में टोटल कितने एटम होते हैं? 7। उसके बाद नाइट्रोजन में 7 होंगे। उसके बाद ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। तो 7 + 8, 2 ऑक्सीजन है तो 7 + 8 + 8। इनके सारे इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8। 2 ऑक्सीजन है इसलिए मैंने 8 को 2 बार कंसिडर किया है। टोटल कितने हो गए? 8 8 16, 17 18, और 18 के बाद कितना हो गया? 23। 23 ओवरऑल 23 हो रहे हैं। अब देखो 23 हो रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इससे हमें पता कैसे चलेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जब भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पर 100% अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। 100% अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होगा? देखो जब भी हम ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ऑर्बिटल इस तरीके से होते हैं, और एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब मैं 2 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल होगा तो 2 पेयरिंग में भी आ सकते हैं, या अगर 2 ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे तो वो अनपेयर्ड में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास 3 है, अगर मेरे पास 3 है तो क्या होगा? 2 पेयर्ड होंगे भी तो एक अनपेयर्ड हमेशा होगा। इसका मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन अगर है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिट में अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेगा? अनपेयर्ड रहेगा। तो यहाँ पर देखो ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो NO2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यानी कि ये ESR या EPR शो करेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, अगला हीलियम है। हीलियम देख लो, हीलियम तो वैसे भी पता ही होगा। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक, सिर्फ हीलियम दिया है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। हीलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1s2। तो यहाँ पर क्या होगा? s में दोनों भरे हुए हैं, तो क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो क्या ये ESR स्पेक्ट्रा शो करेगा? नहीं करेगा। ESR स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि वही पूछा है जो ESR स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या पूछ रहे हैं?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्या पूछ रखा है, इनकरेक्ट फॉर द केमिकल एनालिसिस ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर केमिकल एनालिसिस की बात करें तो इनमें से जो स्टेटमेंट दे रखे हैं नीचे, इनमें से कौन सा गलत होगा। पहला कह रहा है माइक्रोवेव हैज़ बीन यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरस्टेलर स्पेस केमिकल्स लाइक अमोनिया एंड वाटर, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है माइक्रोवेव कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ OH- एंड CH3 ETC। ये जो है OH- CH3 या इस तरीके के जो भी मॉलिक्यूल होगा होते हैं उनको उनकी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। और ये अगर गलत स्टेटमेंट है तो हमारा आंसर यही रहेगा, क्योंकि ये पूछ ही रॉन्ग स्टेटमेंट रहा है। फिर उसके बाद है द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप कैन बी डिटेक्टेड। जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें आइसोटोप की जो प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। आगे कन्फर्मेशन आइसोमर विथ डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिटेक्ट। जो डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें देखने को मिलते हैं उसको भी डिटेक्ट इसके थ्रू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स। जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें IR की फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछ रहे हैं। जो बेंडिंग और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है या बेंडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि इनका ऑर्डर क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो पहले एक बार IR का आइडिया ले लेते हैं। IR की अगर बात करें तो IR में दो रीज़न होते हैं। पहले IR जो होता है, अगर मैं IR के रीजन की बात करूँ तो IR में जो फ्रीक्वेंसी रीजन होता है वो 400 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। 400 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स रहता है, यानी कि 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक क्या होगा, इसका रीजन रहता है, इतना याद रखना। अब इसमें अगर बात की जाए तो जो IR है वो दो रीजन में डिवाइडेड है। एक एक में आती है बेंडिंग फ्रीक्वेंसी, इसको फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, और यहाँ पर देखी जाती है बेंडिंग फ्रीक्वेंसी। तो एक में क्या आ जाएगी, बेंडिंग बेंडिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है, और दूसरे में आ जाती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। दूसरे में क्या आ जाएगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब दूसरे में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी और पहले में बेंडिंग आएगी। अब इनका रीज़न देख लेते हैं, बेंडिंग में कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा और स्ट्रेचिंग में कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो अगर मैं बेंडिंग की बात करूँ तो बेंडिंग में 1500 तक आता है। 400 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे 1500 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक चीज़ तो यहीं पे क्लियर होगी, चाहे किसी के लिए भी पूछे, जो बेंडिंग की फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी। यहीं पर क्लियर हो गई, ध्यान से सुनना कि जो बेंडिंग की फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी से कम होगी। किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स की जब हम बात करेंगे तो। अब आगे से स्ट्रेचिंग में फोकस करना। बेंडिंग का तो हमें पता चल गया कि बेंडिंग की तो लोअर रहेगी, सबसे सबसे नीचे क्या होगा, बेंडिंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी सबसे कम होगी। अब स्ट्रेचिंग की बात करेंगे। स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों आते हैं, तो बेंडिंग वाला हटा देते हैं। अब स्ट्रेचिंग का बचा, देखो स्ट्रेचिंग में मैं अगर बात करूँ तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में अगर देखो, वैसे नॉर्मली तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक आए। किसी के लिए सिमेट्रिक आती है, किसी एसिमेट्रिक की बात करें कि तो किसी के लिए आती है किसी के लिए नहीं आती है, तो उसके कुछ रूल होते हैं। अब वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है तो हमेशा जो एसिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये ध्यान रखना, हमेशा एसिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, ग्रेटर देन, ज़्यादा होगी। तो चाहे किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें तो एसिमेट्रिक ज़्यादा होगी, सिमेट्रिक क्या रहेगी, कम रहेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, बेंडिंग की तो सबसे कम होने वाली है, और एसिमेट्रिक की सिमेट्रिक से ज़्यादा है, तो सिमेट्रिक की इसके बाद आएगी, सिमेट्रिक की फिर कम रहेगी, और उसके बाद सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, एसिमेट्रिक की रहेगी। तो यहाँ से हमें ऑब्जर्व क्या होता है, यहाँ से हमें ऑब्जर्व होता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए IR की बात करें, IR या वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हम देखें किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में, तो हमें यहाँ पे हमेशा ऑब्जर्व होगा कि जो बेंडिंग की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा लेस होगी
फिर बीच में जो आएगी सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी आएगी, और एसिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे जो थर्ड है वो बिल्कुल एज इट इज़ है जैसा हमने पढ़ा है, तो ये थर्ड हमारा आंसर होगा। एसिमेट्रिक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर सिमेट्रिक रहेगी, फिर बेंडिंग की रहेगी। और अगर वैल्यूज़ की बात करें तो वाटर के लिए वैल्यूज़ भी बता देती हूँ मैं। जो बेंडिंग की वैल्यू होती है वो 1654 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है, मतलब उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। फिर भी इतना हम डिफरेंस रहता ही है कि हम कह सकते हैं कि एसिमेट्रिक ठीक ठाक जाता है सिमेट्रिक से। तो सिमेट्रिक की 3280 यानी कि 3280 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और एसिमेट्रिक की रहती है 3490 यानी कि 3490 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये वैल्यू सिर्फ वाटर के लिए है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है वो सबके लिए है।